हेलो एवरीवन। क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या 4 विधान पुस्तक का लास्ट चैप्टर। डियर स्टूडेंट, डायरी के पन्ने। कल मैंने आपको ये बता दिया था कि ये डायरी कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित हुई थी, किसने लिखी थी। ठीक है। जब अज्ञातवास में एन फ्रैंक नामक एक लड़की ने इस डायरी को अपनी डोल को संबोधित करते हुए अज्ञातवास के दिनों में लिखी थी। ठीक है, देखिए अब पहली डायरी। आज मैं चैप्टर स्टार्ट करें। बुधवार 8 जुलाई सन 1942 में। प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद में बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। देखिए, यहूदियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के बावजूद जब ये फ्रैंक परिवार अज्ञातवास में रहने लगा, उस समय एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी। ये डायरी उसने अपनी डोल को संबोधित करते हुए लिखी। तो पर डे की डायरी ये लिखती रही। 1947 में ये डायरी प्रकाशित हुई। तो उसने अपनी किट्टी को शुरू से एंड तक अज्ञातवास में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इन्होंने जीवन व्यतीत किया, क्या क्या चीज़ का इन्हें भय रहता था, किन किन चीज़ों से इन्हें परेशानी रहती थी, इन सारी बातों को उन्होंने उस डायरी में लिखा। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकोनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ी थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मॉर्गेट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा का एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वान दान को देखने गई थी। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा, हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यह यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे। हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, मोरगेटा ने उस वक्त कहा जब वे ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वान दान से पूछने गई थी कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हेलो ही होगा, मैंने कहा। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वान दान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। तब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गेट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि वान दान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठी बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से तो चीखने लगी। मार्गरेट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर
जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा, अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे शहर में। देखिए, ये एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी, किट्टी को ये बता रही कि शुरू शुरू में फर्स्ट डे हमारे साथ क्या क्या हुआ। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे, कि अब हमें कहाँ जाकर रहना है, शहर में, किसी के घर, किसी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे। ये कैसे ही सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुल बुला रहे थे। कौन कह रही है ये? एन फ्रैंक। कि अब ये लग रहा था कि हम अज्ञातवास के दिनों में कहाँ रहेंगे, किस शहर में रहेंगे, किसके पास रहेंगे, कैसे रहेंगे। मार्गरेट और मैं अपनी बहुत अब ये प्लानिंग बन गई कि अब हमें यहाँ से ये जगह छोड़कर जानी है। मार्गरेट और मैं अपनी बहुत सी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूसी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबो गरीबो चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं, स्मृतियों के लिए पोशाक की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। जब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया, क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे, मिस्टर वान दान चले गए ताकि पीएम को लिवा ला सकें। पीएम आई और वान दान की वे रात को एक बार फिर आएंगे। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्कर्टिंग से भरा एक थैला लेकर गए। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्मी का था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। कौन कह रही है? एन फ्रैंक। किसे कह रही है? अपनी किट्टी को संबोधित करते हुए वो ये सारी बातें बता रही है। हमने हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के लिए एक विधुर मिस्टर गोल्डस्ट्रीस के लिए किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात को 10 बजे तक वहाँ पर मंडराता रहा। पीएम और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। पीएम 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टर्टिंग, क्या बता रही है किट्टी? एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें पीएम के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है, अर्थात यहाँ से अब हमें दूसरी जगह जाकर रहना है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि हम अज्ञातवास में रहेंगे कहाँ। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मॉर्गेट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। अर्थात अगर कपड़े वगैरह किसी सूटकेस में भर कर ले जाए जाएंगे तो किसी को शक हो जाएगा। तो जितने जितने कपड़े पहने जाते थे वो सब हमने कपड़े पहन लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले लिए, मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थान में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियाने, तब लेखिका कि वो एन फ्रैंक क्या बता रही है किट्टी को कि जब पहली बार हम
अज्ञातवास में जाने लगे तो मैंने कितने कपड़े एक बार में पहने, 2 बनियानें, 3 पैंटें, 1 ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इसके अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें। मॉर्गेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ढूंढ ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई थी। फिर वह पीएम की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुतरजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड ड्रिस के लिए जो जो नोट छोड़ा, उसके अनुसार लेखिका क्या कह रही है कि हमने उस जो कुछ भी हमने नोट्स छोड़ा उसके किस तरीके से एन फ्रैंक बता रही है कि मैंने कैसे कैसे हम वहाँ से निकले, किस तरीके से हमने कपड़े पैक किए, कैसे हम गए, पैकिंग हम कर नहीं सकते थे। और उसने क्या बताया कि कैसे मैंने अपने से अधिक कपड़े पहने, ठीक है, और पहनकर हम निकले। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था, गर्मी का समय था, उसे यह भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था, ठीक है। उसी शाम कोई काम धंधा नहीं था, इसके बावजूद हमारे कई इशारे के बावजूद वह रात 10 बजे वहीं पर मंडराता रहा। पीएम और जॉन गेज रात 11 बजे आए। पीएम 1933 में पापा की कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए पापा की वो करीबी दोस्त थी। मॉर्गेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ढूंढ ली थी और अपनी साइकिल लेने चली गई। फिर वह पीएम की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। मुतरजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड शीट्स के लिए जो नोट लिखा था उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। वे भी उनके पास अब बिल्ली थी, अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तर, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन सारी चीज़ें यही दर्शाती थी, छोड़ छाड़ कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती। ये उसने जो पहली डायरी लिखी उसके बारे में आज मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसे आप पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।